कल्पना कीजिए एक बेहद आधुनिक और जटिल केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट की। और इस कारखाने के अंदर ऐसे एसिड के टैंक भरे हैं जो शायद एक मजबूत धातु के टुकड़े को भी पूरी तरह से गला दे। अरे बाप रे, धातु को भी? हाँ बिल्कुल। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस कारखाने को चलाने के लिए कोई इंसान नहीं, बल्कि 15 अरब से ज्यादा, मतलब किसी दूसरी दुनिया के लगने वाले सूक्ष्म जीव 24 घंटे काम कर रहे हैं। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग रही है ना? सुनने में बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन असल में ये कोई कल्पना नहीं है। ये ठीक उसी कारखाने की तस्वीर है जो इस वक्त हर इंसान के पेट के अंदर चल रहा है। बिल्कुल सही कहा। और यही तो इस विषय की सबसे बड़ी खूबी है। हम अक्सर अपने शरीर को और खासकर अपने पेट को बहुत हल्के में लेते हैं। ये तो है। लोग बस खाना खा लेते हैं और भूल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जब हम मेदांता और मैक्स हेल्थ केयर जैसे बड़े संस्थानों की आधुनिक मेडिकल रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, और फिर उन्हें अपोलो आयुर्वेद के प्राचीन और समग्र ग्रंथों के साथ रखकर देखते हैं, तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। अच्छा, वो क्या? बात यह है कि ये दोनों ही विज्ञान जो एक दूसरे से सदियों दूर हैं, मतलब एक बिल्कुल आधुनिक है और एक हजारों साल पुराना, वो आंतों के स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल एक ही कहानी बयां कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं! ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और इसीलिए हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम इसी रहस्यमय कारखाने के अंदर जाने वाले हैं। बिल्कुल, चलेंगे। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कोई भी व्यक्ति जो खाना खाता है वो शरीर के अंदर जाके किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है, मतलब उसका असली सफर क्या है। सही बात है। हम ये भी डिकोड करेंगे कि बड़ों और बच्चों में जब ये मशीनरी फेल होती है, क्योंकि मशीनरी तो फेल भी होगी ही। हाँ बिल्कुल फेल होती है। और प्राचीन आयुर्वेद के तालमेल से इस पूरी फैक्ट्री को स्वाभाविक रूप से कैसे दुरुस्त रखा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत इसी फैक्ट्री असेंबली लाइन को समझने से ही करते हैं। हाँ प्लीज, मुझे तो ये फैक्ट्री वाला उदाहरण बहुत ही सटीक लग रहा है। देखिए, अगर हम इस पाचन तंत्र की शुरुआत को देखें, तो लोगों को लगता है कि ये पेट से शुरू होता है। आम धारणा तो यही है। लेकिन असल में ये पेट से नहीं बल्कि मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारे दांत इस कारखाने की सबसे भारी मशीनरी है। अच्छा, मतलब क्रशिंग का काम यहीं से शुरू हो जाता है। बिल्कुल। सामने के जो दांत हैं वो किसी धारदार गिलोटिन की तरह काम करते हैं जो भोजन को काटते हैं। और पीछे के जो दांत हैं वो भारी चक्की के पत्थरों की तरह होते हैं जो उस काटे हुए भोजन को बिल्कुल बारीक पीस देते हैं। तो मतलब यांत्रिक पिसाई या जो मैकेनिकल क्रशिंग का काम है वो तो मुंह में ही हो गया। एकदम सही। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में असली केमिकल ब्रेकडाउन कब शुरू होता है, क्योंकि केमिकल तो पेट में होते हैं ना। यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। केमिकल ब्रेकडाउन भी इसी चक्की के चलने के दौरान मुंह में ही शुरू हो जाता है। अरे ऐसा कैसे? हमारी लार ग्रंथियां यानी जो सलाइवा होता है उसमें टाइलिन और एमाइलेज नाम के एंजाइम निकलते हैं। टाइलिन और एमाइलेज? हाँ। अब इसे ऐसे समझे कि एंजाइम एक तरह की आणविक कैंची होते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर्स। अच्छा, कैंची की तरह? जी। ये कैंचियां कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की जो लंबी कड़ियां होती है ना, उनको उसी वक्त काटना शुरू कर देती हैं जब इंसान खाना चबा रहा होता है। रुकिए, मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल पूछिए। हम अक्सर सुनते हैं कि इसके बाद भोजन सीधा पेट में जाता है। और पेट पूरी तरह से एक एसिड बाथ है। वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ताकतवर होता है कि वो भारी भरकम प्रोटीन को भी तोड़ देता है। एकदम सही सुना आपने। तो फिर एक बहुत ही बुनियादी सवाल ये उठता है कि वो जो एसिड है वो खुद पेट के दीवारों को क्यों नहीं गला देता? बहुत ही लाजवाब सवाल। मतलब ये कारखाना खुद अपने ही तेजाब से कैसे बचा रहता है? देखिए, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रकृति ने हमारे आमाशय यानी पेट के अंदर म्यूकस की एक बहुत ही मोटी और सुरक्षात्मक परत दी है। म्यूकस मतलब श्लेष्मा? जी हाँ। और ये परत कोई स्थिर चीज नहीं है, ये लगातार खुद को नया करती रहती है। अच्छा। ये एसिड और पेट की असली मांसपेशियों के बीच एक ढाल का काम करती है, एक शील्ड बना देती है। समझ रही हूँ। और इसी ढाल के अंदर वो खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना काम सुरक्षित तरीके से करता है। और साथ ही पेप्सिन नाम का एक और एंजाइम होता है जो प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तो ये तो हुई पेट की बात, ये तो मुझे समझ आ गया। लेकिन जो हमने स्रोत देखे हैं उनमें अग्न्याशय को, जिसे हम पैंक्रियास भी कहते हैं, उसको इस पूरे कारखाने का पावर हाउस बताया गया है। बिल्कुल। ऐसा क्यों है? मतलब सारा काम तो पेट और मुंह में हो ही गया, फिर पैंक्रियास का क्या रोल है? रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि अग्न्याशय ही वो जगह है जहां से सबसे अहम और विशिष्ट औजार बनकर इस कारखाने में आते हैं। अच्छा, और औजार? हाँ।
मैंने पहले एंजाइमों को आणविक कैंची कहा था। हाँ, आपने बताया था। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हर एंजाइम असल में एक खास ताले की चाबी की तरह होता है। ताले की चाबी मतलब हर ताले के लिए अलग चाबी? बिल्कुल। उदाहरण के लिए अग्न्याशय से निकलने वाला लाइपेज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ वसा या फैट के अणुओं को खोल सकता है। और जो प्रोटीएज एंजाइम है वो केवल प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सिस्टमैटिक है। बहुत ज्यादा। ये पावर हाउस ये सुनिश्चित करता है कि भोजन का हर एक कण इतनी बारीक इकाई न टूट जाए कि वो आंतों की दीवारों के पार जाकर सीधे खून में मिल सके। ये चाबी और ताले वाली बात बहुत ही दिलचस्प लगी मुझे। अगर हम इस नजरिए से देखें तो कई बीमारियां शायद सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि शरीर वो खास चाबी बनाना ही बंद कर देता है ना? आपने बिल्कुल जड़ पकड़ ली है बात की। जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस? सटीक कहा आपने। लैक्टोज इंटॉलरेंस इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे काम करता है? देखिए, दूध में लैक्टोज नाम की एक शर्करा होती है, एक तरह का शुगर। अब इसे तोड़ने के लिए आंतों को लैक्टेज नाम का एंजाइम चाहिए होता है, यानी वो खास चाबी। ठीक है। उम्र बढ़ने के साथ या कई बार किसी आनुवंशिक कारण से कई लोगों का कारखाना ये चाबी बनाना बंद कर देता है। तो फिर दूध पचता नहीं है? बिल्कुल नहीं। नतीजा ये होता है कि वो दूध बिना टूटे ही आंतों में पड़ा रहता है। उफ। और फिर वहां जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस दूध को सड़ाने लगते हैं, फर्मेंट करने लगते हैं, जिससे भयंकर गैस, सूजन और ऐंठन होती है। इसका मतलब तो ये है कि जब कारखाने में किसी पुर्जे या औजार की कमी होती है तो नतीजे बहुत स्पष्ट और दर्दनाक होते हैं। बहुत ज्यादा। मैंने पढ़ा है कि क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस या बहुत ज्यादा तनाव वाली स्थितियों में जब वसा को तोड़ने वाला लाइपेज कम हो जाता है तो शरीर एक बहुत ही अजीब सा संकेत देता है। मेडिकल भाषा में इसे स्टीटोरिया कहा गया है। ये तंत्र कैसे काम करता है? देखिए, जब लाइपेज की कमी होती है तो शरीर खाने में मौजूद तेल, घी या वसा को तोड़ ही नहीं पाता। ठीक है। और जब वसा टूटकर खून में नहीं मिल पाता तो वो सीधे मल के जरिए यानी स्टूल के जरिए बाहर निकलने लगता है। स्टीटोरिया इसी स्थिति का नाम है। अच्छा, तो इसके लक्षण क्या होते हैं? इस स्थिति में जो मल होता है वो पानी में तैरने लगता है। वो बहुत अधिक चिकना होता है और उसमें से एक अलग तरह की बहुत तेज दुर्गंध आती है। ये तो बहुत ही स्पष्ट संकेत है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फैट के बिना शरीर विटामिन ए, डी, ई और के को सोख ही नहीं पाता। ओहो, मतलब शरीर को विटामिन्स भी नहीं मिल रहे हैं। हाँ, तो इंसान कितना भी पौष्टिक खाना खा ले उसका वजन तेजी से गिरने लगता है। यहाँ मैं एक बहुत ही आम दुविधा पर बात करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। लोग अक्सर गैस, बदहजमी या पेट दर्द को ना बहुत नजरअंदाज कर देते हैं। हर किसी को लगता है कि बस कल रात कुछ गलत खा लिया था इसलिए पेट खराब है। ये तो हर घर की कहानी है। वही तो हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि ये सिर्फ एक मामूली गैस है या फिर कारखाने की मशीनरी में सच में कोई बड़ी खराबी आ चुकी है? क्या हम अक्सर गंभीर बीमारियों को मामूली गैस समझकर टालने की गलती नहीं करते? ये एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। हमें इन गंभीर बीमारियों के पीछे के मैकेनिज्म को समझना होगा। कैसे? उदाहरण के तौर पर GERD को लेते हैं, GERD यानी एसिड भाटा रोग। एसिड रिफ्लक्स। जी, हमारी भोजन नली और पेट के बीच एक दरवाजे जैसा स्फिंक्टर वाल्व होता है। ठीक है। जब ये वाल्व किसी कारण से कमजोर या ढीला हो जाता है तो पेट का जो एसिड है वो वापस गले की तरफ उछाल मारता है। उफ, वो खट्टी डकारें जो आती हैं। बिल्कुल। अब लोग इसे मामूली एसिडिटी मानकर कोई एंटासिड या इनो पी लेते हैं। जी। जबकि असल में ये एक यांत्रिक खराबी है, वाल्व खराब हो गया है। ये बात तो है। और IBS जैसी बीमारी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो बहुत आम हो गई है आजकल। IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आंतों की मांसपेशियां ठीक से संकुचित नहीं हो पाती। संकुचित नहीं हो पाती मतलब? देखिए, सामान्य स्थिति में हमारी आंतें एक लयबद्ध लहर की तरह खाने को आगे धकेलती हैं, एक वेव की तरह। जैसे कोई पाइप में से कुछ निकाल रहा हो। हाँ, लेकिन IBS में ये लहर टूट जाती है, मांसपेशियां अनियमित रूप से ऐंठने लगती हैं। अच्छा। जिससे कभी कब्ज तो कभी दस्त की स्थिति बन जाती है। और अगर हम IBD की बात करें, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो तो और भी गंभीर है ना? बहुत गंभीर। वहां तो आंतों के अंदर असल में सूजन और लालिमा आ जाती है, बकायदा घाव बन जाते हैं अंदर। बाप रे। तो एक आम इंसान असली अंतर कैसे पहचाने? क्या कोई स्पष्ट खतरे के संकेत हैं जिन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल हैं। देखिए, अगर पेट का दर्द या आंतों की दिनचर्या में बदलाव 7 दिन से ज्यादा बना रहे तो ये कोई सामान्य गैस नहीं है। 7 दिन,
ठीक है, ये एक अच्छा पैमाना है। इसके अलावा कुछ स्पष्ट खतरे की घंटियां या कह लें कि रेड फ्लैग्स होते हैं। जैसे कि बिना किसी डाइटिंग के अचानक बहुत तेजी से वजन गिरना, या मल का रंग अलकतरे जैसा काला होना। काला मतलब उसमें कुछ खराबी है। हाँ, काला रंग अक्सर आंतों में अंदरूनी ब्लीडिंग का संकेत होता है, या फिर मल में ताज़ा खून दिखाई देना। ये तो साफ तौर पर रेड फ्लैग्स है। जी, और खाना निगलने में दर्द महसूस होना भी एक बड़ा संकेत है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो बिना देर किए सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। घरेलू नुस्खे नहीं आजमाने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, अब तक तो हमने एक पूरी तरह से विकसित वयस्क कारखाने की बात की, लेकिन अब जरा सोचिए कि क्या होता है जब ये कारखाना अभी पूरी तरह बना ही ना हो। मेरा मतलब है बच्चों के पाचन तंत्र से। हाँ, वो तो बहुत ही नाजुक और संवेदनशील होता है। बिल्कुल। तो बच्चों के मामले में ये सब कैसे काम करता है? बच्चों के मामले में स्थिति इसलिए ज्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि उनका जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है यानी इम्यूनिटी, वो अभी भी चीजें सीख रहा होता है। वो पूरी तरह विकसित नहीं होता। बच्चों में सबसे आम समस्या जो देखने को मिलती है वो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये तो किसी इन्फेक्शन जैसा लग रहा है। बिल्कुल, ये रोटावायरस या नोरोवायरस जैसे वायरस के कारण आंतों में होने वाला एक तेज संक्रमण है। लेकिन बच्चों के साथ ना एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती ये भी है कि वो अक्सर स्कूल जाने से बचने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाते हैं। ये तो हर माता पिता की समस्या है ना? तो माता पिता ये कैसे पहचाने कि बच्चा सच में किसी तकलीफ में है और ये कोई नाटक नहीं चल रहा? देखिए, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे बनावटी रूप से नहीं दिखा सकते। अच्छा, वो कौन से संकेत हैं? सबसे पहला, अगर पेट का दर्द इतना तेज है कि बच्चा गहरी नींद से अचानक जाग जाए तो ये कोई बहाना नहीं है। नींद में कोई नाटक नहीं करता। हाँ, ये पॉइंट तो बहुत ही लॉजिकल है। दूसरा बड़ा संकेत है दर्द की जगह। अगर दर्द नाभि से शुरू होकर पेट के निचले दाहिने हिस्से की तरफ जा रहा है, दाहिने हिस्से की तरफ? जी, राइट साइड नीचे की तरफ, तो ये अपेंडिसाइटिस हो सकता है। अरे बाप रे! और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जहां अपेंडिक्स के फटने का डर होता है। इसमें जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। स्रोतों में एक और बहुत ही डराने वाले लक्षण का जिक्र किया गया था, उल्टी का रंग। जी बिल्कुल। उल्टी का रंग कैसे बता सकता है कि अंदर क्या चल रहा है? अगर किसी बच्चे की उल्टी का रंग हरा है, ग्रीन, तो ये खतरे का एक बहुत बड़ा सायरन है। हरा क्यों होगा? हरे रंग का मतलब है कि उल्टी में पित्त मिल गया है, बाइल जूस। अच्छा। और पित्त उल्टी में तभी आ सकता है जब छोटी आंत में कोई बहुत गंभीर रुकावट हो, कोई ब्लॉकेज हो गया हो। हे भगवान! इसके अलावा 24 घंटे से ज्यादा दर्द का लगातार बने रहना भी इस बात का पक्का संकेत है कि अब बाल रोग विशेषज्ञ यानी पीडियाट्रिशियन की जरूरत है। समझ गए। बच्चों से जुड़ी एक और बीमारी ने आजकल आधुनिक चिकित्सा का बहुत ध्यान खींचा है और वो है सीलियाक रोग। सीलियाक डिजीज, हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। ये कैसे काम करता है? सीलियाक रोग असल में एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून मतलब शरीर खुद पर ही हमला कर रहा है? बिल्कुल, शरीर के ही रक्षक शरीर के दुश्मन बन जाते हैं। जब इस बीमारी वाला कोई बच्चा ग्लूटेन खाता है। ग्लूटेन जो गेहूं में होता है? हाँ, गेहूं और जौ में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है ग्लूटेन। तो जब बच्चा ये खाता है तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र उसकी अपनी आंतों की अंदरूनी परत पर ही हमला कर देता है। ओहो। हमारी आंतों के अंदर विली नाम की उंगलियों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। विली? जी, इनका काम होता है भोजन से पोषक तत्वों को सोखना। लेकिन सीलियाक रोग में ये विली पूरी तरह से सपाट हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भोजन आंतों से गुजर तो रहा है लेकिन शरीर उससे कुछ भी सोख नहीं पा रहा। आपका विश्लेषण एकदम सटीक है और इसी वजह से उस बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरह से रुक जाता है। कितनी दुखद बात है। बिल्कुल, न उसकी लंबाई बढ़ती है न वजन। अगर किसी बच्चे का ग्रोथ चार्ट अचानक रुक जाए या नीचे जाने लगे तो ये माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी होनी चाहिए। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब बीमारियों, उनके लक्षणों और मशीनरी के खराब होने के इन सभी तंत्रों को समझने के बाद अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस कारखाने को सही तरीके से चलाया कैसे जाए। यही तो सबसे जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल, और यहीं पर हमारी चर्चा का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि जब हम हार्डवेयर से आगे बढ़कर इस कारखाने के सॉफ्टवेयर और पूरे इकोसिस्टम की बात करते हैं तो आयुर्वेद का दृष्टिकोण और आधुनिक विज्ञान एकदम हूबहू जा मिलते हैं। एकदम सही कहा आपने। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। हाँ, बताइए। आधुनिक विज्ञान आज गट ब्रेन एक्सेस की बात कर रहा है, यानी आंत और मस्तिष्क के सीधे कनेक्शन की। गट ब्रेन एक्सेस। जी हाँ, विज्ञान साबित कर चुका है कि सेरोटोनिन नाम का जो रसायन होता है, जो हमारे मूड, हमारी खुशी और हमारी नींद को नियंत्रित करता है। हाँ, जो फील गुड हार्मोन होता है। बिल्कुल,
आपको जानकर हैरानी होगी कि उस सेरोटोनिन का 90% हिस्सा मस्तिष्क में नहीं बल्कि हमारी आंतों में बनता है। क्या बात करें, 90% आंतों में? मतलब अगर किसी का पेट खराब है तो उसकी नींद और उसका मूड अपने आप खराब हो जाएगा क्योंकि वो सेरोटोनिन बन ही नहीं रहा है। 100% से ही। और अब एक और दिलचस्प बात सुनिए। हाँ, आयुर्वेद हजारों सालों से यही बात कह रहा है। अच्छा, आयुर्वेद में इसे कैसे बताया गया है? आयुर्वेद में इसे वात दोष का असंतुलन कहा गया है। अत्यधिक तनाव, चिंता या गलत दिनचर्या से वात बिगड़ता है, जिसका सीधा असर हमारी पाचन अग्नि पर पड़ता है। अरे वाह! देखिए, दोनों विज्ञान बिल्कुल अलग अलग शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका मूल संदेश एक ही है कि दिमाग और आंतें एक दूसरे से लगातार बात कर रहे हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है। और इसी बात पर आयुर्वेद में भोजन करने के जो नियम बताए गए हैं वो आज के इस फास्ट फूड वाले दौर में बहुत प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। मतलब ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि गाड़ी में क्या ईंधन डाला जा रहा है, बल्कि इस बारे में भी है कि गाड़ी किस गति से और कितने ध्यान से चलाई जा रही है। आपने बहुत ही सही उपमा दी है। आयुर्वेद का जो पहला नियम है वो ये है कि भोजन गर्म और ताज़ा होना चाहिए। गर्म भोजन क्यों? क्योंकि गर्म भोजन असल में आधा पचा हुआ होता है, जिससे शरीर के जो पाचक रस हैं उनको उस भोजन को तोड़ने में बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। लॉजिकल है। दूसरा नियम है कि किसी भी व्यक्ति को केवल तभी खाना चाहिए जब उसे सच में भूख लगी हो। मतलब जब पिछला भोजन पूरी तरह पच चुका हो। बिल्कुल। आज के समय में लोग बार बार बिना भूख के कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिसे हम आजकल स्नैकिंग कहते हैं। हाँ, हर 2 घंटे में कुछ चबाना है। ये स्नैकिंग उस कारखाने की मशीनरी को कभी आराम नहीं करने देती। और एक नियम जो शायद आज सबसे ज्यादा तोड़ा जाता है, खाते समय बिना किसी व्यवधान के अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करना। उफ, ये तो आज की सबसे बड़ी समस्या है ना? मतलब टीवी, लैपटॉप या मोबाइल देखते हुए खाना खाना आयुर्वेद के हिसाब से बहुत बड़ी गलती है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने पूरे ध्यान से भोजन को देखता है, उसकी महक लेता है, पहले से सिग्नल भेज देता है कि खाना आ रहा है, तैयारी कर लो। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका ध्यान टीवी या मोबाइल पर है तो ये प्री एक्टिवेशन हो ही नहीं पाता। समझ गई। इसके अलावा आयुर्वेद में आंतों को लचीला बनाए रखने के लिए वज्रासन, चक्रासन और उत्तानासन जैसे योगासनों को दिनचर्या का हिस्सा बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। तो ये तो हुई कारखाने को चलाने के नियमों की बात। लेकिन अब आते हैं असली ईंधन पर, फ्यूल पर। बिल्कुल, भोजन पर। इस पूरी मशीनरी को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए हमारे स्रोतों ने 5 सुपर फूड्स की एक सूची तैयार की है। जी, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। पहला है सादा दही। दही हमारी आंतों के लिए सबसे बेहतरीन प्राकृतिक प्रोबायोटिक है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है। क्या? कि इसमें जीवित और सक्रिय कल्चर होना चाहिए, लाइव एंड एक्टिव कल्चर। मतलब घर का जमाया हुआ ताजा दही। बिल्कुल। ये दही उन अरबों अच्छे जीवाणुओं की जो फौज है ना, उसको मजबूत करता है, जो हमारे कारखाने में दिन रात मजदूरी कर रहे हैं। बाजार के जो मीठे और फ्लेवर्ड दही आते हैं उनसे ये फायदा नहीं मिलता। सही कहा। अच्छा, दूसरा नाम है फाइबर युक्त फलों का, जिनमें पपीता और सेब सबसे ऊपर रखे गए हैं। पपीते को तो आप सिर्फ एक फल मत मानिए, वो एक प्राकृतिक पाचक है। वो कैसे? पपीते में पपेन नाम का एक एंजाइम होता है जो भारी प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। अच्छा। और रही बात सेब की, तो सेब में घुलनशील फाइबर होता है जो आंतों के अच्छे बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करता है। क्या बात है। और तीसरे नंबर पर आते हैं साबुत अनाज, जैसे जई यानी ओट्स, रागी और बाजरा। जहां सेब घुलनशील फाइबर देता है, वहीं ये साबुत अनाज अघुलनशील फाइबर से भरे होते हैं। अघुलनशील फाइबर? इसका क्या काम है? आप इस अघुलनशील फाइबर को आंतों की झाड़ू मान सकते हैं। झाड़ू? हाँ, ये अच्छा नाम है। जी, ये पचता नहीं है, बल्कि ये मल की मात्रा को बढ़ाता है और उससे तेजी से आंतों से बाहर धकेलता है। ये कब्ज का सबसे अचूक प्राकृतिक इलाज है। बहुत खूब। चौथा है भारतीय रसोई का एक बहुत ही पुराना साथी, अदरक। अदरक तो कमाल की चीज है। मैंने पढ़ा है कि अदरक पेट में जाकर सीधे तौर पर पाचक रसों और एंजाइमों के उत्पादन को बढ़ा देता है, जिससे अपच और मतली में तुरंत राहत मिलती है। बिल्कुल सही। और 5वें नंबर पर हैं पत्तेदार हरी सब्जियां, जैसे पालक और मेथी। इनमें क्या खास होता है? इनमें मैग्नीशियम होता है, जो आंतों की मांसपेशियों को शांत रखता है। रुकिए, यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूंगी। हाँ, बताइए ना। आजकल हर तरफ, मतलब इंस्टाग्राम से लेकर हेल्थ मैगजीन्स तक, ये कहा जाता है कि कच्ची सब्जियां
या कच्चा सलाद खाना स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या ये सचमुच हर किसी के लिए, खासकर जिनके पेट संवेदनशील हैं, उनके लिए सही है? ये एक बहुत बड़ा मिथक है। मिथक है? ये सच है कि कच्ची हरी सब्जियों में पोषण बहुत होता है, लेकिन उनकी कोशिकाओं की जो दीवार है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज? हाँ, और सेल्यूलोज को तोड़ना इंसान के पाचन तंत्र के लिए बहुत मुश्किल काम है। अगर किसी का पेट पहले से ही बहुत संवेदनशील है तो बहुत सारा कच्चा सलाद खाने से उसे भयंकर गैस और सूजन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका समाधान क्या है? लोग सब्जियां खाना छोड़ दें? नहीं, छोड़ना नहीं है। समाधान बहुत सरल है। सब्जियों को हल्का भाप में पका लेना चाहिए। स्टीमिंग? बिल्कुल। भाप में पकाने से वो सख्त सेल्यूलोज टूट जाता है। इसे आप प्री डाइजेशन या आंशिक पाचन कह सकते हैं। अच्छा, मतलब आधा काम गैस पर ही हो गया। एकदम सही। इससे सब्जियों के पोषक तत्व भी बचे रहते हैं और संवेदनशील आंतें उन्हें बहुत आसानी से पचा भी लेती हैं। ये बहुत ही व्यवहारिक सलाह है। इसके विपरीत अगर हम एस्पार्टेम जैसी कृत्रिम मिठास या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बात करें, जो आजकल बहुत खाए जाते हैं, हाँ, वो आंत के बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल जहर का काम करते हैं, जो भारी गैस और ऐंठन पैदा करते हैं। तो अगर इस पूरे गहन विश्लेषण को हम समेटें तो हमने देखा कि पाचन कोई सीधी सादी मशीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आणविक कैंचियों, खतरनाक एसिड और नाजुक वाल्वों से बना एक बहुत ही जटिल तंत्र है। हमने ये भी समझा कि कैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस में एक चाबी का खो जाना पूरे तंत्र को बिगाड़ सकता है। एकदम सही। बच्चों के मामले में लाल झंडियों की पहचान करना कितना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात, कैसे आधुनिक विज्ञान का गट ब्रेन एक्सेस और फाइबर असल में आयुर्वेद के वात संतुलन और ताजे भोजन के नियमों का ही एक आधुनिक रूप है। ये चर्चा हमें वाकई यही सिखाती है कि शरीर की इस जटिल व्यवस्था का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे नियंत्रण में नहीं है। बिल्कुल। और इसी बात को साबित करने के लिए मैं इस चर्चा के बिल्कुल अंत में एक ऐसा तथ्य छोड़ना चाहती हूँ जो पूरी तरह से हैरान कर देने वाला है। मैं भी सुनने के लिए उत्सुक हूँ। शुरुआत में मैंने 15 अरब सूक्ष्म जीवों का जिक्र किया था। हाँ, किया था। जो स्रोत सामग्री हमने देखी है उसके अनुसार जब भी कोई व्यक्ति मलत्याग करता है तो उसके शरीर से 1-2 नहीं, कुछ लाख नहीं, बल्कि लगभग 15 अरब जीवाणु एक ही बार में शरीर से बाहर निकलते हैं। ओह भगवान, 15 अरब! ये संख्या तो पूरी धरती पर मौजूद इंसानों की कुल आबादी से भी लगभग दोगुनी है ना? और ये सिर्फ एक बार के मलत्याग का आंकड़ा है। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला तथ्य है। बिल्कुल। और ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इंसान सिर्फ एक हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है। सही बात है। हमारे अंदर एक पूरी अदृश्य दुनिया, एक पूरा इकोसिस्टम बसा हुआ है। हाँ। हम जो भी खाना खाते हैं वो सिर्फ हमारी ऊर्जा के लिए नहीं होता। वो उन अरबों सूक्ष्म जीवों का भी भोजन होता है जो दिन रात हमारे इस कारखाने को चला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति भोजन की थाली के सामने बैठता है तो उसे खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या वो सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए खा रहा है या अपने अंदर बसे उन 15 अरब अनजाने दोस्तों के लिए सही ईंधन चुन रहा है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।